स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल सिविल सेवा गुरुकुल पर। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कैसे करें, उसके दिशा निर्देश को दिया गया है यहाँ पर। और हमें यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमें सबसे पहले हमें क्या समझना होता है, प्रश्नों की प्रकृति को समझना। और ये मैंने निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं, आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। और प्रश्नों को उपभाग में कैसे विभाजित करना है, उत्तर लेखन कैसे करना है। और यहाँ पर मैंने दिया है कि परिचय, सबसे पहले हम मुख्य भूमिका को कैसे लिखना है, मुख्य भाग क्या होना चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, ये सब मैंने इसमें बता रखा है। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। कुछ शब्द में थोड़ा वो है यहाँ पर, जैसे मुखले ये हुए पुछले शब्द, इसको ऐसे ही कर लेना। और जैसे निर्देशात्मक शब्द क्या है, उनको अलग से देखना। और जैसे परिचय दे रखा है तो इसे 30 से 40 शब्दों तक ही सीमित रखें, या 40 से 50 तक ले जा सकते हैं जैसे क्वेश्चन की मांग है। लेकिन सीमित शब्द जो होते हैं वो 30 से 40 के बीच ही होते हैं। और अप्रासंगिक घटनाओं से बचना है, जो है नहीं और उसको हमने शुरू में ही डाल दिया तो सबसे पहले पढ़ते ही आंसर खराब हो जाता है। तो यहाँ पढ़ लेना। समसामयिक की घटनाएं दे सकते हैं, परिभाषा, आंकड़े, संवैधानिक अनुच्छेद, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और मुख्य भाग में क्या देना है, उपशीर्ष अनिवार्य है। और शीर्ष में क्या पूछा है, जो भी डायग्राम बनाना है वो मुख्य भाग में ही लेना है। और निष्कर्ष भी 30 से 40 शब्दों का ही रखें। और मैं तो इस तरह से बताना चाहती हूँ कि जैसे 40 क्वेश्चन हैं, यहाँ 40 शब्द हैं यहाँ पर, तो 20 शब्दों को आप निष्कर्ष के रूप में और आगे की राह के रूप में भी अलग अलग थोड़ा चेंज करें तो इसे एक अच्छा संतुलित निष्कर्ष बन जाएगा। और इतने भाग में अगर हम अपने क्वेश्चन को लेते हैं, परिचय में उपशीर्ष 1, उपशीर्ष 2 और उपशीर्ष 3 और निष्कर्ष, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फॉर्मेट बनता है। कुछ तो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो उसको सबसे पहले उनका फॉर्मेट ही बना लो, या फिर एक एक करते रहो, दो दो का फॉर्मेट बना लो, या एक एक का फॉर्मेट। सबका अपना अपना अलग होता है, तो यानी कि सभी का सेम होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को सेंड कर दूँगी। आप इसे लगा सकते हैं जब मेंस आंसर राइटिंग करें कि किस फॉर्मेट में हमें मेंस आंसर राइटिंग करनी है। और यहीं पर आज हम दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 1 करेंगे 2027 का मेंस का। देखते हैं, यहाँ पर हम डेली 2 क्वेश्चन सोल्व किया करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है और इसको करते हैं। यहाँ पर जैसे भारतीय इतिहास में 18वीं सदी उत्तरार्ध पतन का नहीं बल्कि संक्रमण का दौर था, टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर और हमें यहाँ पर बताना है 10 नंबर का क्वेश्चन है और 150 शब्द में बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 18वीं सदी को लंबे समय तक क्या, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इसे डार्क एज या डार्क एज कहा जाता था। यानी कि हालांकि यह सीबीए वैली जैसे पुनरीक्षण इतिहासकारों का भी यही तर्क रहा है कि इसे संक्रमण का चरण माना ही जाता है। और 18वीं शताब्दी के पतन के, और उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर, हम सबसे पहले भूमिका में हम बता सकते हैं कि भूमिका में सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि इसको संक्रमण का चरण अर्थात राजनीतिक केंद्रीकरण के साथ क्षेत्रीय के अनुसार, क्योंकि जब मुगलों का पतन होने लगा था तो इसी वजह से वो नए नए साम्राज्य वहाँ पर उत्पन्न होने लगे थे, इस वजह से इसको संक्रमण का दौर कहा गया है। और किसी का जैसे हमें पता है सीए बेली जैसे पुनरीक्षण वादी इतिहासकार का भी यही तर्क रहा है कि इसको संक्रमण का काल कहेंगे। यहाँ से हम निष्कर्ष शुरू कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम भूमिका को ले सकते हैं। और फिर 18वीं पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध पतन का नहीं था बल्कि संक्रमण का था। तो यहाँ पर हम पतन के रूप में तर्क देंगे कि राजनीतिक विखंड, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में और मुगल धीरे धीरे गिरते गए थे। नादिर शाह पर आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली के बार बार हमलों ने साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। फिर उसमें कृषि के पर संकट बता देंगे। फिर जाट यहाँ पर बता देंगे और फिर बताएंगे कि जाट और क्या कहते वो, शायद जाट और सतनामी और सिख किसान विद्रोह काफ़ी हो, कुलीन वर्गों की गुटबाजी होने लगी थी। और फिर हम 18वीं सदी को
संक्रमण के रूप में तर्क देंगे, यानी पहले हमने बताना है कि 18वीं शताब्दी के पतन के रूप में तर्क देना है हमें। फिर यहाँ पर सेकंड में भाग में बताना है कि 18वीं शताब्दी के संक्रमण के रूप में तर्क देने हैं, यानी उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ, जैसे अवध में, बंगाल में, मैसूर, मराठा पंजाब और मुगल प्रशासनिक संरचनाओं को नष्ट करने की बात कही गई थी। फिर आर्थिक गतिशीलता के बारे में बोलेंगे, यानी कि सी बेली और मुजफ्फर आलम का तर्क था कि क्षेत्रीय व्यापार जगत सेठ जैसे बैंकिंग घराने आदि लखनऊ, मुर्शिदाबाद, हैदराबाद वाणिज्य में इनका विकास होने लगा था। सैन्य राजकोष बाद सीमा लगावादी ये लिख देंगे। और 18वीं शताब्दी के पतन का संक्रमण क्रिया के साथ देखने को मिलेगा। इन सब का जिक्र करेंगे और इस प्रकार एक अच्छा सा निष्कर्ष देंगे यहाँ पर कि 18वीं शताब्दी एक समान क्षय का काल नहीं थी, बल्कि शक्ति और समृद्धि के पुनर्वितरण का काल थी। इसमें मुगल केंद्रीकरण का अधिकार के जीवन क्षेत्रीय केंद्रों की ओर हो गए थे और काफ़ी अलग अलग साम्राज्य होने लगे थे। इसके बारे में जैसे हमने ऊपर लिखा है कि किन किन राज्यों का, उनके विस्तार के बारे में यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप सभी यहीं से ये ले सकते हैं, लेकिन इसका PDF टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संपोषण पर लॉर्ड कर्जन की नीतियों के प्रभाव का आकलन करना है। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह से उत्तर देना होगा। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के प्रादेशिक विस्तार एवं प्रशासनिक अनुकरणीय संबंध को बताना होगा। फर्स्ट भाग में हमें ये बताना होगा, इसकी भूमिका में हमें ये लिखना होगा। और सेकंड भाग में हमें बताना होगा ब्रिटिश शासन के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के दोहरे आयामों के अंतर्गत उनकी नीतियों तथा उनके प्रमुख परिणामों का परीक्षण करना होगा। सेकंड भाग में हमें लिखना होगा। और थर्ड में यानी कि निष्कर्ष में हम और लिख सकते हैं। और निष्कर्ष भी मोटा मोटा मैं यहाँ पर आप सभी को बता देती हूँ। चाहे तो आप ये आंसर दोनों लिख के मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। इस निष्कर्ष में मतलब उत्तर समाप्त करते हुए मैं नीतियों के किस प्रकार हमारा ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण किया गया था और 1857 के विद्रोह के बीच भी बोए गए थे। तो ये इस बारे में हमें ये बताना होगा। डेली हम 10 से यानी कि 10, 7 और 10 के बीच के 2 आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे कैसे लिखना है। और लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी यानी कि डलहौजी का यहाँ पर जिक्र करके लिखना है कि डलहौजी ने क्या क्या, लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के बारे में बताना है। एक तो यही था कि व्यक्तिगत का सिद्धांत, कुशासन के आधार का विलय, विजय के युद्ध और सर्वोपरिता, सुदृढ़ीकरण यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने पर डलहौजी की नीति, रेलवे, तार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा, लॉर्ड डलहौजी के नीतियों के परिणाम क्या थे। आर्थिक शोषण में तीव्रता करी थी, शासन अभिजातियों में नीति आक्रोश, सैन्य संतोष, प्रत्यक्ष ब्रिटिश राजशाही शासन की नींव। और फिर यहाँ पर एक अच्छा सा निष्कर्ष देना है। इसी आंसर इन चीज़ों से पूरा हो जाएगा। यानी कि 2 आंसर आप सभी को लिखकर टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करने हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। डेली 2 क्वेश्चन किए जाएंगे इसके। ये डेली 10 मिनट की वीडियो होगी। इसमें कम से कम 500 क्वेश्चन का टारगेट है, ताकि एक अच्छा आंसर का फॉर्मेट बनाना हमें आ जाए डेली 2 क्वेश्चन लिखने से कंटिन्यू। क्योंकि शुरू में तो 1 क्वेश्चन लिखना भी काफ़ी भारी होता है। इसलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।